भारत के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कालजयी उपन्यास गोदान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय किसान की आत्मा का दस्तावेज है। इस वीडियो में सुनिए एक गरीब किसान होरी की संघर्षपूर्ण कहानी, जिसकी अंतिम इच्छा थी गोदान। वह जो पूरी जिंदगी ईमानदारी से जिया, फिर भी समाज, परंपरा और पाखंड के बोझ तले दबता चला गया। हम आपको लेकर चलेंगे गांव की मिट्टी से लेकर शहर की दीवारों तक, और दिखाएंगे वो सच जो आज भी बदल नहीं सका। होरी और उसका सपना। पूरी कहानी सुनिए और कमेंट में बताइए, क्या आज का किसान अब भी वही होरी है। यह सारांश कथा शैली में लिखा गया है, जिसमें भावनाएं, घटनाएं, पात्रों की गहराई और समाज की संरचना सब कुछ समाहित है। गोदान विस्तृत सारांश। लेखक मुंशी प्रेमचंद। भावनात्मक कथा प्रधान ग्रामीण भाषा में पिरोया गया। होरी का सपना और समाज का सच। गांव। खेतों की सोंधी महक, बैल की हामफती सांसें, और एक किसान होरी महतो जो जीवन भर ईमानदारी से खेत जोतता आया है। उसका सबसे बड़ा सपना है गोदान। एक गाय हो, वो उसका पालन पोषण करे और मरने से पहले ब्राह्मण को दान कर दे, यही उसकी साधना है। लेकिन होरी के पास गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वह किसी तरह भूसा बेचकर, मजदूरी करके और महाजन से थोड़े ब्याज पर कर्ज लेकर एक गाय खरीदता है। गाय के आने से घर में उत्सव सा माहौल हो जाता है। धनिया, उसकी पत्नी, जो जिद्दी, मेहनती और गृह लक्ष्मी की तरह है, गाय को गंगाजल छिड़ककर घर में लाती है। लेकिन खुशियों की उम्र बहुत कम होती है। हीरा, होरी का छोटा भाई, जो उसी घर में रहता है, गाय से जलता है। उसे लगता है कि होरी अब गांव में बड़ा बन जाएगा, और एक रात चुपचाप गाय को विष खिला देता है। सुबह जब गाय की मृत्यु होती है, तो होरी का हृदय जैसे फट जाता है, लेकिन वह फिर भी भाई पर आरोप नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहता है। गांव के सामने मामला न जाए, यही उसकी मंशा है। लेकिन गांव वाले चुप नहीं रहते। पंचायत बैठती है और बिना किसी ठोस सबूत के होरी पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना गरीब किसान के लिए एक मौत का फरमान था। होरी जुर्माना भरने के लिए अपनी बची खुची जमीन पर साहूकार से कर्ज लेता है। कर्ज का बोझ शुरू होता है, जो अब उसकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन जाएगा। अब एक और मोड़ आता है। होरी का बेटा गोबर। गोबर, जो जवान है, तेज है और समाज की बंदिशों से ऊब चुका है, एक नीची जाति की लड़की जुनिया से प्रेम कर बैठता है। जुनिया गर्भवती हो जाती है। गोबर समाज से नहीं डरता, बल्कि उसे घर ले आता है। गांव में फिर बवाल मच जाता है। पंचायत बैठती है। जाति की मर्यादा, धर्म, परंपरा, सबकी दुहाई दी जाती है। पंडित दातादीन पंचायत का नेतृत्व करता है और कहता है, जुनिया को तुरंत घर से निकालो, नहीं तो समाज तुम्हें बहिष्कृत कर देगा। होरी हमेशा की तरह चुप है। पर अब चुप नहीं है धनिया। धनिया पंचायत से कहती है, अगर जुनिया घर से जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। वो इस घर की बहू है और बहू बनकर ही रहेगी। यह धनिया का विद्रोह था। एक स्त्री की आवाज जो अब तक छुपी हुई थी। पंचायत बौखला जाती है और फिर एक और जुर्माना 50 रुपए लगा दिया जाता है। अब होरी पर कुल जुर्माना हो चुका है 150 रुपए। गोबर का पलायन और शहर की सच्चाई।
जुनिया को घर लाने का साहसिक निर्णय लेने के बाद गोबर को एहसास हो गया था कि उसका गांव, उसकी जमीन और उसका समाज सब अभी भी जाति और मर्यादा की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। जब गांव वालों ने पंचायत में जुनिया को घर से निकालने की मांग की, जब होरी चुप रहा और जब समाज ने जुर्माने से सजा दी, तब गोबर ने निर्णय लिया, अब और नहीं। उसे लगने लगा कि गांव में इंसान की नहीं, जाति की पहचान होती है। जहां प्रेम की कीमत नहीं, परंपरा की मोहर चलती है। शहर का सफर। गोबर चुपचाप एक सुबह शहर की ओर चल पड़ता है। न पैसा, न ठिकाना, न सिफारिश, सिर्फ आत्मसम्मान और एक उम्मीद कि शहर उसे खुद को साबित करने का मौका देगा। शहर में पहुंचते ही वह महसूस करता है कि यहाँ की हवा अलग है। यहाँ कोई यह नहीं पूछता कि तुम किस जात के हो। यहाँ पूछते हैं, क्या काम आता है? गोबर को एक राजमिस्त्री के साथ काम मिल जाता है। वह मेहनत करता है, रोज घंटों दीवारें बनाता है, ईंटें उठाता है और धीरे धीरे पैसे कमाने लगता है। अब वह स्वतंत्र है। कोई पंचायत, कोई पंडित, कोई साहूकार उसे नीचे नहीं देखता। वह पहली बार इंसान जैसा महसूस करता है। जुनिया की याद। पर जब वह रात को अकेला होता है, तो उसे जुनिया की आंखें याद आती हैं। वो गर्भवती हालत में अकेली, बिना सहारे, एक अजनबी घर में रह रही है। वह चाहता है कि वह उसे इज्जत, पहचान और अधिकार दिला सके, लेकिन उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं। वह सोचता है, एक दिन मैं वापस जाऊंगा, उसे अपनी पत्नी बनाकर दुनिया के सामने खड़ा करूंगा। गांव की गिरती हालत। उधर गांव में होरी की हालत लगातार बिगड़ रही है। 100 रुपए के जुर्माने का कर्ज अभी चुका नहीं था कि 50 और जुड़ गए। साहूकार 5 गुना ब्याज मांग रहा था। जमींदार कह रहा था, बगैर लगान दिए खेत नहीं जोतने दूंगा। पंडित दातादीन, जिसने पहले जुनिया के खिलाफ पंचायत में निर्णय दिलवाया था, अब होरी से गुपचुप रिश्वत भी मांग रहा था। होरी बेबस था। उसे लगता ईमानदारी अब शायद गुनाह बन चुकी है। धनिया की जिम्मेदारी। अब परिवार को चलाने की जिम्मेदारी धनिया पर थी। धनिया, जो पहले सिर पर पल्लू रखे रहती थी, अब खेत में हल के पीछे भी दिखने लगी थी। वह खेत जोतती थी, चूल्हा जलाती थी, जुनिया का साथ देती थी और सबसे बड़ी बात, समाज की बातें सहती थी, मगर हारती नहीं थी। जुनिया, जिसे पहले गांव की स्त्रियां तक बात नहीं करती थीं, अब घर के हर काम में साथ देने लगी थी। जुनिया धैर्य और नम्रता की मूर्ति बनकर परिवार को अपना मान चुकी थी। रोज के संघर्ष। घर में रोज संघर्ष था। एक दिन अनाज नहीं होता, दूसरे दिन हल टूट जाता है, तीसरे दिन पशु मर जाता है और चौथे दिन साहूकार खड़ा हो जाता है ब्याज मांगने। होरी इन सबके बीच हर रोज थोड़ा और टूटता चला जाता है। उसके भीतर का मनुष्य दबता चला जाता है। और अब तो खेत भी सूद में गिरवी होने लगे थे। पड़ोसी और पाखंड। गांव के लोग, जो पहले होरी को ईमानदार किसान मानते थे, अब उसे कमजोर और बेवकूफ कहने लगे। ईमानदारी से कोई अमीर बना है आज तक? ऐसी बातें होने लगीं। पड़ोसी सिलिया और भोलानाथ जैसे लोग, जो समाज में खुद बदनाम थे, अब होरी को दया से नहीं, तिरस्कार से देखने लगे। पैसे की लाचारी और रिश्वत। एक दिन होरी को मजबूरी में अपने बेटे की जगह पुलिस को रिश्वत देकर छुड़ाना पड़ा। उसने गहने गिरवी रखे, बैल बेचा और धनिया के विरोध के बावजूद सिर्फ इसलिए पैसे दिए कि घर की मर्यादा बनी रहे।
धनिया फूट फूट कर रोई। ये मर्यादा है या जिजीर? हम कब तक दूसरों के डर से जीते रहेंगे? ओरी की बीमारी, गोबर की वापसी और गांव का विद्रूप सच। शहर में दिन काटता गोबर अब आत्मनिर्भर हो चुका है। ईंट पत्थर की दुनिया में काम करते करते उसके हाथ कठोर हो गए हैं। लेकिन दिल अब भी जुनिया और अपने परिवार के लिए धड़कता है। उसे खबर मिलती है कि होरी बीमार है और अब घर में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं बची। गोबर की घर वापसी। एक शाम थकाहारा, कमजोर लेकिन आत्मविश्वास से भरा गोबर फिर गांव लौटता है। जुनिया उसे देखकर सहलाती है, नजरें झुका लेती है, पर आंखों में एक सुकून है। वो जानती है कि अब उसे समाज से नहीं, अपने पति से पहचान मिल जाएगी। धनिया की आंखों में आंसू हैं। उसका बेटा, जो समाज से टकरा गया था, अब परिवार को सहारा देने लौटा है। लेकिन होरी, अब वो बिस्तर पर पड़ा है, कमजोर, टूटा हुआ और लगभग गूंगा। उसके शरीर में जान नहीं बची, पर एक आवाज भीतर से अब भी गूंज रही है, मुझे गोदान करना है। गांव की दुर्दशा और समाज की दोहरी मानसिकता। गांव अब भी वैसा ही है। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सब अब भी वही धर्म और जाति के पाखंड को ढो रहे हैं। पर अब होरी को फर्क नहीं पड़ता। वह समझ चुका है कि यह समाज उसे सिर्फ एक नाम भर देता है, किसान, पर उसकी समस्याएं कोई नहीं समझता। गांव की पंचायत आज भी न्याय के नाम पर दबाव, डर और धमकी देती है। गोबर जब पंचायत के सामने जाता है तो वह खुलकर कहता है, अब मेरा घर है, मेरी पत्नी है और मैं किसी से नहीं डरता। जो फैसला करना है कर लो। यह उसकी भीतर की आजादी की घोषणा थी। जुनिया और धनिया की जुगलबंदी। जुनिया अब पूरी तरह घर की बहू बन चुकी है। वह धनिया के साथ खेतों में जाती है, घर के काम करती है, बच्चे की देखभाल करती है। धनिया को अब उसमें कोई पराया भाव नहीं लगता। एक दिन जब गांव की स्त्रियां जुनिया को ताना मारती हैं, तो धनिया डटकर जवाब देती है, तुम सबके पतियों ने समाज की इज्जत ढोई है, मेरी बहू ने अपने आदमी की इज्जत बनाई है। यह संवाद सिर्फ जुनिया के लिए नहीं था, बल्कि हर उस स्त्री के लिए था जो परंपरा और पाखंड के बीच सांस लेती है। होरी की अंतिम अवस्था। अब होरी का शरीर जवाब देने लगा है। एक दिन जब जुनिया उसे पानी देती है, तो वह उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, बहू, तुसी बड़ी बहादुर हो। उसकी आंखों में संतोष है। वो जानता है कि परिवार अब उसके बाद भी टिकेगा। पर एक कसक अब भी बाकी है, गोदान। मरने से पहले उसकी एक ही चाह है कि वह एक गाय दान कर दे, ताकि उसके पुण्य की पूर्ति हो जाए। पर अब उसके पास न गाय है, न पैसे, न शक्ति। 4 आने का गोदान। अंततः जब वह मृत्यु के अंतिम द्वार पर है, तो वह अपने गंदे कुर्ते की जेब से 4 आने निकालता है। पास बैठे पंडित दातादीन से कहता है, पंडित जी, गोदान कर दो। पंडित हंसता है, पर उसकी आंखों में हल्की शर्म भी है। 4 आने में गोदान? हाँ, यही प्रेमचंद का व्यंग्य है। 4 आने का वो गोदान उस व्यवस्था का चेहरा है जिसमें गरीब मरते समय भी धर्म निभाने के लिए भीख जैसी स्थिति में होता है। ओरी मरता है, पर वह कायर नहीं था। वह एक प्रतीक था। प्रतीक उस किसान का जो कभी विद्रोह नहीं करता,
फिर भी अत्याचारी व्यवस्था को आईना दिखा देता है। प्रतीक उस समाज का जो धर्म के नाम पर व्यापार करता है और गरीबी को पुण्य की जगह पाप बना देता है। ओरी मरता है पर पीछे छोड़ जाता है जुनिया की हिम्मत, धनिया का साहस और गोबर की स्वतंत्रता। मृत्यु से पहले गोदान और प्रेमचंद का सामाजिक संदेश। ओरी की मृत्यु। खुला आकाश, सांझ की उदासी, पलंग पर पड़ा एक वृद्ध किसान जिसकी सांसें टूट रही थीं, पर जिसकी आत्मा अब भी एक गोदान का सपना लिए जी रही थी। 4 आने पंडित को पकड़ाकर होरी ने कहा था, पंडित जी, गोदान कर दो। पंडित ने वो पैसे लिए। शायद कभी इतनी कम राशि में इतना भारी पुण्य किसी ने मांगा हो। उस समय जुनिया उसके पैरों पर बैठी थी, धनिया उसकी छाती पर हाथ रखे थी और गोबर उसकी आंखों में देख रहा था। एक ऐसी आंखें जो अब किसी उम्मीद से भरी नहीं, बल्कि संतोष से भरी थीं। ओरी चला गया, लेकिन उसकी मृत्यु सिर्फ एक आदमी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस विचारधारा की मृत्यु थी जो किसान को सिर्फ हाथ समझती थी, दिल नहीं। प्रेमचंद का व्यंग्य और व्यवस्था पर प्रहार। मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में भारत के किसान की दारुण कथा नहीं, बल्कि उसकी अवधारणा की विफलता को दर्शाया है। गोदान, जो भारतीय संस्कृति में मोक्ष का मार्ग माना जाता है, वो यहाँ 4 आने की वस्तु बन जाता है। यह सिर्फ व्यंग्य नहीं है, यह सवाल है उस समाज से जो गरीब को पुण्य से भी वंचित करता है, धर्म को संपन्नता से जोड़ता है और जहां गोदान करने वाला खुद भूखा मरता है। धनिया, जुनिया और गोबर की विरासत। ओरी के जाने के बाद धनिया टूटती नहीं, वह परिवार की नई धुरी बनती है। उसका संघर्ष अब भी जारी है, लेकिन अब उसमें संकोच नहीं, चेतना है। जुनिया, जिसे कभी पंचायत ने नकारा था, अब वह पूरे गांव की औरतों के लिए मजबूत स्त्रीत्व का प्रतीक बन गई है। और गोबर, अब वह जान चुका है कि पलायन समाधान नहीं, संघर्ष ही रास्ता है। वह गांव में ही रहकर नई सोच और नई पीढ़ी के लिए काम करेगा। गोदान एक उपन्यास नहीं, एक दर्पण। गोदान हमें यह नहीं सिखाता कि किसान कैसे जीता है, बल्कि यह सिखाता है कि समाज कैसे मरता है जब वह अपने ही अन्नदाता को बिना इज्जत, बिना अधिकार और बिना विकल्प छोड़ देता है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के जरिए जो चित्र खींचा है, वह आज भी जीवित है। ओरी आज भी है, जो ट्रैक्टर की जगह हाथ से खेत जोतता है, जो बैंक लोन चुकाने के लिए खुदकुशी करता है और जो आज भी गोदान करने की इच्छा लिए मर जाता है, बिना गाय के, बिना समाज के सहारे के। अंतिम संदेश। गोदान की अंतिम सांस के साथ ओरी हमें सिखा जाता है कि संघर्ष में भी गरिमा होती है और हर गरीब के पास एक सपना होता है जिसे वह मरते दम तक थामे रहता है।